हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, बहुत अच्छे सवाल लेकर आए हैं। ये एक ऐसा मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो सीआई और एसआई का कंबाइंड मिश्रण है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन सवालों को, इनके मेथड को सीखें, किस तरीके से लग रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपको जो भी परसेंटेज में आपने पढ़ा है, जितना कुछ परसेंटेज में पढ़ा, उन्हीं चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इन सवालों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं और आपके सामने, चलिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो पहला सवाल ये लिखा है कि एक व्यक्ति ने किसी निश्चित धनराशि को बैंक में निवेश किया। बैंक उसे 10% वार्षिक सीआई प्रदान करता है। क्या मतलब है कि एक व्यक्ति ने धनराशि को किसी बैंक में निवेश कर दिया, इन्वेस्ट किया, उसके बाद बैंक उसे 10% से क्या कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। यदि वह एक वर्ष के अंत में 3500 रुपये निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में 5000 रुपये निकाल लेता है, एक वर्ष के अंत में 3500 रुपये निवेश करता है और दूसरे साल के अंत में 5000 रुपये क्या करता है, निकाल लेता है। जैसे अभी आपने पैसा डाला, एक साल जैसे ही गया तो आपने 3500 रुपये क्या कर दिया, और डाल दिया। ठीक है, और इन्वेस्ट कर दिया। और फिर जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट हुआ, दिसंबर आते आते आपने 5000 रुपये उसमें से क्या कर लिए, निकाल लिए। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18,700 रुपये मिलता है, तो उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18,000 कितना मिलता है, 700 मिलता है, तो उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इन सवालों को कैसे ध्वस्त करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज में हमने आपको एक रूल पढ़ाया था। अगर परसेंटेज का आपने लास्ट वीडियो देख रखा है जिसमें एक रूल पढ़ाया गया था, चेन रूल। ठीक है, उसी रूल की मदद से इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हेल्प लेंगे किसकी, चेन रूल की। तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप। चेन रूल क्या होता है ये आपको पता है अगर आपने परसेंटेज का लास्ट वीडियो देख रखा है। और एक बात ये आप समझ के चलो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। बात समझ में है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, जो कुछ आपने परसेंटेज में पढ़ रखा है। एक क्रमागत प्रतिशत बदलाव। ठीक, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रेट कितनी है, 10% है ना। अगर रेट 10% है तो 10% के हिसाब से उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो उसकी फ्रैक्शन बनेगी क्या, 10, 1/10 बनेगी। तो 1/10 में आप ध्यान से समझना, 1/10 में ये कहलाता मूलधन और ये कहलाता है क्या, ब्याज। तो 10 से 11 कर लिया हमने, कितना कर लिया, 10 से 11। तो ये मूलधन है और ये क्या है, अपना मिश्र धन है। ठीक, ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन है। फिर इसके बाद एक साल के अंत में वो क्या करता है, 3500 रुपये जमा कर देता है। यानी जैसे ही ये साल ख़त्म हुआ, ये पहला साल है, उसने तुरंत अकाउंट में अपने 3500 रुपये क्या कर दिए, जमा कर दिए। 3500 रुपये जमा कर दिए। एक वर्ष पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होता है तो फिर रेट वही रहेगी। ठीक है, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 11। अब ये दूसरे साल की स्टार्टिंग है और ये दूसरे साल का अंत है। और जैसे ही दूसरा साल ख़त्म होता है, वो अपने अकाउंट में से 5000 रुपये क्या करता है, निकाल लेता है। वो अपने अकाउंट में से 5000 क्या करता है, निकाल लेता है। समझ पाए आप इस बात को। फिर कह रहा है कि तीसरे साल में, अब तीसरे साल में भी रेट 10 से 11 रहेगी। तीसरा साल ख़त्म होते होते उसके पास कितने रुपए बचते हैं, कुल बचते हैं 18,700। यानी कि 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,700। तीसरा साल ख़त्म होते होते उसके अकाउंट में रह जाते हैं 18,700। समझ पाए मेरी बात। बस अब चेन रूल यही कहता है कि आप उल्टा चले आओ, जिस तरह से गए हैं आप रिवर्स चले आएंगे। बात समझे ना। तो 11 की वैल्यू अगर 18,700 है तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 1700 गुना है ना। 11 की वैल्यू अगर 18,700 है तो 1700 गुना है। तो आप ये बताओ, 11 की वैल्यू 11 का 1700 गुना है तो 10 का भी 1700 गुना कितना होगा, 1700 हो जाएगा कि नहीं। 10 का 1700 गुना 1700 ही तो होगा। अच्छा, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे जितना भी धन रहा होगा, ये 11 की जगह, उसमें से इसने 5000 निकाल लिया, तब उसके अकाउंट में 1700 रुपये बचे ना।
उसमें से उसने क्या किया, 5,000 निकाल लिया, तब जाकर अकाउंट में 1,700 बचे। तो अगर हम 5,000 ऐड कर दें तो वापस से 11 की वैल्यू आ जाएगी। तो 17 और 5 कितना होगा, 6700 हो जाएगा। 17 और 5 कितना होगा, 5 1 6, 6700 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई? ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 1700, 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77 00। अच्छा हो सॉरी, यहाँ 17,000 रहेगा। यहाँ कितना रहेगा, 17,000, क्योंकि एक की वैल्यू 1700 है ना, तो 10 की वैल्यू कितनी, 17,000। और ये सही लिखा है 18,700। 18,000 कहाँ गया सवाल, 18,700। ठीक है, सही है, एकदम सही। ठीक है, वहाँ गड़बड़ कर दी थी तभी लगा। आप ध्यान से देखो, अगर 10 का मान कितना है, 10 का मान कितना है, 17,000 है, तो कुछ धन यहाँ रहा होगा जिसमें से 5,000 घटा होगा, तभी तो उसके पास 17,000 बचा होगा। यहाँ कुछ धन रहा होगा, जितना भी रहा होगा उसमें से 5,000 रुपये उसने बाहर कर लिए, रख लिए अपने पास, निकाल लिया अकाउंट से, तो 17,000 बचा। तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22। 17 5 कितना हो जाएगा, 22। तो यानी उसके अकाउंट में यहाँ पे कितना था, 22,000 था। तो 22,000 था। अगर 11 का मान 22 है तो बताओ आप 10 का मान कितना होगा, 11 दूनी 22, यानी कितना होगा, 20,000। आप बोलोगे 20,000। ये बात समझ पाए, 20,000। अब ध्यान से सुनो आप, 3,500 रुपये उसने अकाउंट में डाले थे तब 20,000 हुए ना। 3,500 रुपये उसने अकाउंट में डाले थे तब 20,000 हुए। तो 3,000 एक इसमें हम घटा दे तो 1,700 हो जाएगा, और फिर से आप घटा दो 500 तो कितना हो जाएगा, 16,500। 16,500। ठीक है, 11 की वैल्यू 16,500। कैसे, 10 का मान 20,000 था, 3,500 निकाल दो आप इसमें से, तो 3,500 जब निकाल देंगे तो 16,500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 11 एकम 11 और 11 पचे 55। तो 11 एकम 11 और 11 पचे 55, 1,500 गुना, तो यहाँ भी 1,500 गुना कर दो आप, कितना हो जाएगा, 15,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। समझ आया? तो यही अपना क्या है, चेन रूल है। तो ये आपका है पहला साल, फर्स्ट ईयर, और यहाँ से यहाँ तक है दूसरा साल, और फिर ये आपका तीसरा साल बन जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, लगा लें, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, दूसरा सवाल लेंगे फिर समझ में आएगा, लेकिन इसे लगा लो आप। चलिए अगला देखिए। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल ध्यान से देखें। क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति 16,000 रुपये की धनराशि 15% CI की वार्षिक दर पर उधार लेता है। ठीक है, यदि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 4,400 और 5,100 रुपये का वो क्या कर देता है, भुगतान कर देता है। समझ पाए? फिर आगे सुनो आप, भुगतान कर देता है। अपने ऋण को समाप्त करने के लिए वह तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान करेगा। अपने ऋण को समाप्त करने के लिए वह तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान करेगा। ठीक है, तो आप सवाल को लगाने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, समझो, समझते हैं ध्यान से। एक व्यक्ति था, उसने उधार कितना लिया, 16,000। इसको भी चेन रूल से ही लगाएंगे। 16,000 रुपये उसका प्रिंसिपल था, यानी उसने उधार कितना ले रखा है, 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये उसने उधार ले रखा है। अच्छा, इस पे ब्याज किस रेट से चलेगा, 15% की रेट से। आप ये बताओ, 15% की रेट से वर्ष के अंत में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस पे 15% से ब्याज मिलेगा उसको, 15% से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो डबल जीरो तो वैसे ही कट जाने, तो 0 और 15 छक्का 90, 15 छक्का कितना 90, और 15 एकम 15 और 9 5 14, 2,400।
2400 ब्याज मिलेगा, 15% की रेट से 2400 ब्याज मिलेगा। तो 2400 ब्याज आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो ऐसे ही 4 6 2 8, यानी 18,400 रुपये हो जाएगा। एक साल के अंत में कितना हो जाएगा, 18,400 विद इंटरेस्ट। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या अमाउंट। तो ये तो हो गई एक साल की बात, ठीक। अब सवाल में ये बोला है कि पहले वर्ष के अंत में वह 4400 रुपये, क्रमशः 4400 रुपये भुगतान कर देता है, ठीक है। उसने क्या किया कि भाई 18,400 धन हुआ, उसने कहा कि लो 4400 रुपये लेके जाओ तुम, यानी उसने 4400 रुपये दे डाले। 4400 रुपये क्या कर दिए, दे दिए। अगर उसने 4400 दे दिए तो अब उसका कर्जा कितना बचा, अगर उसने 4400 दे डाला है तो अभी कितना बच रहा है, डबल जीरो, और ये आपका 4 में से 4 गया, एक ज़ीरो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14,000 बचा। यानी अब मूलधन कितना बचा, 14,000। अब ये यहाँ से इस पे 15% की रेट से ब्याज लगेगा, जो बचा धन है उस पे ब्याज लगेगा कि नहीं, मेरी बात समझ पाए। कितना उधार था, 16,000, 15% की रेट से एक साल के अंत में कितना हो गया उसका मिश्र धन, 18,400। 4400 रुपये तो उसने भर दिया ना एक साल के अंत में, तो अभी कितना हुआ, 14,000। अब 14,000 पे 15% की रेट से ब्याज चलेगा, तो 14,000 पे 15% की रेट से ब्याज जब चलेगा तो 0 15 चौके 60 और 15 एकम 15, 2100 ब्याज मिलेगा। तो 2100 अगर ब्याज मिलेगा तो ऐड कर दो आप, डबल जीरो 1 4 और 2 6, 16,100। सही है ना, सही जोड़ा हमने, डबल जीरो ऐसे ही आ गए, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 2 6, 16,100। आई बात समझ में। अब उसके बाद दूसरे साल के अंत में उसने फिर 5100 रुपये उसके मुंह पे दे मारे, ठीक है। उसने क्या कहा, लो ले जाओ 5100 रुपये हम फिर दे रहे हैं। अब अगर 5100 उसने फिर दे दिए तो अब आप ये बताओ, अब उसका कर्जा कितना रह गया, सर 5100 दे डाले, उसका कर्जा अब रह गया 11,000। अब उसका कर्जा कितना रह गया, 11,000, यानी 11,000 पे अब ब्याज चलेगा 15% की रेट से। 11,000 पे 15% की रेट से ब्याज चलेगा तो कितना ब्याज मिल जाएगा भाई, तो डबल जीरो कट गया, 0 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 1 16, 1650 ऐड हो जाएगा 11,000 में, तो कितना हो जाएगा, 17,500 रुपये, ठीक है। 17,500 सही है ना, सॉरी 17,050, गलत जोड़ दिया, 11 1 12, 12,650 होगा, 12,650। बात समझ में आई कि नहीं। एक व्यक्ति ने 16,000 रुपये का धन उधारी लिया था, उस पे 15% की रेट से ब्याज चल रहा था। पहले साल के अंत में वह 4400 रुपये वापस कर देता है, दूसरे वर्ष के अंत में वह 5100 रुपये वापस कर देता है। तो बोल रहा है कि बताइए तीसरे वर्ष के अंत में उसका कर्जा कितना रह जाएगा। तो यही तो सवाल है, 16,000 पे 15% की रेट से ब्याज मिला तो वर्ष के अंत में मिश्रधन 18,400, फिर उसने 4400 रुपये फेंक के मारे, तो 4400 रुपये अगर फेंक के मारे तो फिर 14,000 रुपये बचा। अब 14,000 पे 15% की रेट से ब्याज चलेगा तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 16,100। तो ये दूसरा साल है ना, दूसरे साल में फिर उसने 5100 रुपये दे डाले, तो फिर 5100 दे डाले, अभी उसका कर्जा कितना रह गया, 11,000। तो ये तीसरा वर्ष स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ भी 15% की रेट से ब्याज चलेगा, तीसरे साल के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा, 12,600। यानी अगर साल के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में 12,600 रुपये वो दे डाले तो कर्जा क्या हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें आप, और फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल संख्या 3। सॉरी, कहाँ गया सवाल। तो सवाल ये है, ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन कौन सा, पहला सही है इसमें। तो सवाल ये है कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली थी, ठीक है। 10% की रेट से उसने उधार ली, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए।
जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था, हर साल ब्याज संयोजित है। 2 वर्ष पश्चात उसने 6,634 रुपये क्या कर दिए, वापस कर दिए। 2 साल के बाद उसने 6,634 रुपये दे डाले, भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि बताइए। सेम सवाल है, चेन रूल से ही लगाएंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसको भी ख़त्म करेंगे किससे, चेन रूल से। कितना धन उधार लिया पता नहीं, वही तो बताना है सर, ठीक है। अच्छा, 10% की रेट से 2 साल के अंत में उसने कितना लौटाया, 6,634। तो यानी 1 साल के लिए कितना होगा, मिश्रधन, मूलधन से मिश्रधन 10 से 11। दूसरे साल के लिए कितना होगा, 10 से 11। अब यहाँ पे उसने 6,634 लौटा दिए ना। तो हम इस चीज़ को ऐसे नहीं ले सकते हैं कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसका गुणा ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ ये 2 साल हो गया ना, और 2 वर्ष के अंत में, अच्छा ये 2 साल पूरे हो गए, स्क्वायर लगा दिया, 2 साल ही हुए, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में उसने 6,634 रुपये क्या कर दिए, वापस कर दिए। फिर इसके बाद 2 वर्ष के पश्चात उसने 6,634 रुपये वापस कर दिए, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने, अब तीसरा वर्ष स्टार्ट हो गया, तो फिर मूलधन 10 और मिश्रधन क्या, 11, ठीक है। तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये चुका कर पूरा ऋण क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। यानी तीसरे वर्ष के अंत में 11, और 11 की वैल्यू कितनी, 13,200 रुपये, ये दे डाले और कर्जा क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। यानी कि एकदम क्या, समाप्त हो गया, ऋण ख़त्म। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है ये बताइए कि उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। चलो ध्यान से देखो, चेन रूल के हिसाब से रिवर्स चले आओ आप। अच्छा, 11 की वैल्यू 132,000 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो आप ये बताओ ये कितने गुना है, 1100 गुना है ना, सॉरी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200 गुना है, 1200 गुना ही तो है। 11 का मान 13,200 कितने गुना है, 1200 गुना जब आप करोगे तभी तो 13,200 आएगा। तो इस 10 का भी 1200 गुना कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 10 का भी 1200 गुना कितना हो जाएगा, 12,000। समझ पाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ जितना धनराशि थी, यहाँ जितनी धनराशि थी उसमें से 6,634 चुका देने के बाद 12,000 रुपये बचा है ना। तो यहाँ कितनी धनराशि रही होगी, तो आप बोलोगे 12,000 प्लस 6,000 यानी 18,634 रहा सर, यहाँ पे 18,634, ठीक है। 18,634 कितने गुना है, तो आप ध्यान से देखो, इस तरह से कर लो। 121 हमने अलग इसलिए कर दिया, अच्छा यहाँ तो क्वेश्चन लगा हुआ है ना, यहाँ पे कर लें। देखिए इसको ऊपर वाला मिटा ही देते हैं, इसकी तो अब ज़रूरत है नहीं अपने को। ध्यान से देखिए, 121 की वैल्यू कितनी है, 18,634 है ना। 121 की वैल्यू 18,634 है। 11 से काट दें, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा कितना 7, 11 छक्का 66, बचा कितना 10, फिर 11 नवा 99, बचा कितना 4, 11 चौके 44, फिर 11 से काट दो आप, 11 एकम 11, 7 बच रहा है, फिर 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 करेंगे कितना बचेगा, ठीक है। फिर 11 एकम 11, गड़बड़ कर दी क्या कहीं, काटने पीटने में गलती कर दी। 18,634 यहाँ पे हो जाएगा 11, और यहाँ 11 एकम 11, बचा 7, 11 छक्का 66, 103, 11 नवा 99, तो 4 और 11 चौकी 44, ये कटेगा 11 से, 9 1 10, 6 4 10, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 11 एकम 11, बचा कितना 5, अच्छा सॉरी 5 बचेगा, तो 11 पचे 55, बच कितना रहा 4, 11 चौक 44, यानी 154 गुना है। कितना है 154 गुना, 121 का 154 गुना है।
तो 100 का 154 गुना कितना होगा? तो आप बोलेंगे 100 का 154 गुना हो जाएगा 15,400। और यही क्या है? मूलधन है अपना। समझ पाए मेरी बात? 15,400 यही अपना क्या है? मूलधन। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो अगला सवाल, सवाल संख्या 3 थी ना, सवाल संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, एक व्यक्ति ने वार्षिक सीआई की 10% दर पर 6,000 रुपये उधार लिए थे। प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यक्ति 2,000 रुपये अदा करता है। ज्ञात कीजिए तीसरे वर्ष के अंत में वह अपने उधार को ख़त्म करने के लिए कितने रुपए का भुगतान करेगा। देखो सवाल, 6,000 तो उसने उधार लिए, ठीक है, 6,000 उधार लिए। अभी 6,000 की बात नहीं कर रहे हैं, 6,000 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रेट की बात। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि रेट कितनी चल रही है? तो रेट चल रही है 10% ना, तो 10% रेट चल रही है। तो पहले वर्ष की बात कर रही है, अगर पहले वर्ष की बात, तो पहले वर्ष 10 से कितना होगा? 11 होगा कि नहीं होगा? 10 से 11 होगा। मूलधन से मिश्रधन 10 से 11 हुआ। तब क्या किया उसने? जैसे ही लास्ट आया दिसंबर, 2,000 दे डाले। अरे लास्ट वर्ष के अंत का मतलब दिसंबर में ही तो देगा, ठीक है। तो 2,000 दे डाले, ठीक। पहला साल ख़त्म, स्टार्ट हो गया दूसरा साल। दूसरे साल के अंत में फिर 2,000 दे डाले, फिर 2,000 दे डाले। अब स्टार्ट हो गया क्या? तीसरा साल। तीसरा साल भी रेट क्या रहेगी? सॉरी, 10 से 11 रहेगा। मूलधन से मिश्रधन यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो यही रहेगा, ठीक। तो तीसरे वर्ष में क्या कह रहा है? तीसरे वर्ष के अंत में वह अपने उधार को ख़त्म करने के लिए कितना भुगतान करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 10 की वैल्यू कितनी थी? 6,000 थी। उधारी 6,000 थी ना। अगर 10 की वैल्यू 6,000 है तो 600 गुना है ना। तो इसको आप जब 600 गुना करोगे तो डबल जीरो ऐसे लग जाएंगे, 6600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, समझ आया? ठीक है। अब 6600 में से 2,000 दे डाले, 6600 में से 2,000 दे डाले तो बचा कितना? 4600 बचा ना, 4600। 6600 में 2,000 अगर हमने दे डाले तो 4600 बचा। अगर 10 की वैल्यू 4600 है, अगर 10 की वैल्यू 4600 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 460 गुना है ना। तो 0, 11 छके 66 हासिल 6, 11 चौक 44 और 44 और 6 कितना? 50, यानी कितना हो जाएगा? 5,060। अब 5,060 में से 2,000 फिर दे डाले। 5,060 में 2,000 अगर हमने वापस कर दिए तो कितना बचा? 3,060। कितना बचा? 3,060, यानी इस 10 की वैल्यू 3,060 हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 का मान 3,060 है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो आप। 10 का मान 3,060 है तो यानी 306 गुना है। तो 11 का जब 306 गुना करेंगे तो 11 छक्का 66, 11 तियाँ 33, यानी वर्ष के अंत में 3,366 रुपये उससे क्या करने पड़ेंगे? चुकाने पड़ेंगे। तभी उसका कर्जा क्या होगा? रफा दफा होगा, ठीक है। तभी उसका जो ऋण है वो क्या हो पाएगा? ख़त्म हो पाएगा, ठीक। तो नोट कर लो आप। अच्छा, एक काम और कर सकते थे इसमें। आंसर जो होगा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना। अगर सवाल देखो अब ध्यान से, अगर इसकी वैल्यू अगर आपको बतानी है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं। अगर पहला ऑप्शन देखो आप, 3 3 6 है ना, 6 3 9, 11 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा देखें 6 3 9, 6 3 9, हाँ 11 का मल्टीपल है। 6 1 7, 6 3 9, तीसरा भी नहीं है। 6 4 10, 6 3 9, कोई नहीं। तो बी आंसर लग गया कि नहीं? समझ पाए? आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा ना। अरे 11 से ही तो गुणा करके 3366 आया है, तो 11 का ही मल्टीपल होगा। तो एक ही मल्टीपल है 11 का, बी ऑप्शन, ठीक। तो इस तरह से भी लगा सकते थे। आगे बढ़ जाएं।
चलिए अगला सवाल आपके सामने है, कोशिश करो आप पहले एक बार। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो हम आपको देख रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है सवालों को बताएं। ठीक है, देखिए जब हम बोला करें ना तो आप मेथड देखने के साथ साथ मेरी बातें भी सुना करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ पाए ना। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8% वार्षिक CI की दर पर कुछ धन उधार लिया। उसने क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये का भुगतान करके कर्जा क्या कर दिया, चुका दिया। तब उधार ली गई धनराशि बताइए। ठीक है, तब उधार ली गई धनराशि बताइए। चलिए ध्यान से देखेंगे, 8% की दर से उसने उधार लिया है। अच्छा 8% क्या बवाल है, 2/25 है ना, 2/25 है। तो पहले साल क्या होगा, आप बोलोगे पहले साल मूलधन से मिश्रधन का रेशियो होगा 25:27 होगा ना, 25:27। फिर आप ध्यान से सुनो, उसने क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 चुकाए। अच्छा जैसे पहले साल का लास्ट हो रहा है, पहले साल का, उसने 50,000 क्या कर दिए, दे डाले, 50,000 दे डाले। अब स्टार्ट हो गया दूसरा साल, तो दूसरा साल भी रेशियो क्या रहेगा, 25 से 27। दूसरा साल भी रेशियो क्या रहेगा, 25 से 27। अब दूसरे वर्ष के अंत में उसने क्या कर रखा है, दूसरे वर्ष के अंत में क्या कर रखा है, कहाँ चला गया सवाल, दूसरे वर्ष के अंत में उसने 62,640 रुपये का भुगतान करके कर्ज चुकता कर दिया। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में उसने 62,000 कुल, अच्छा कर्ज चुकता कर दिया। ठीक है, 27 की वैल्यू तब तो आ गई ना, 27 की वैल्यू कितनी आ गई, 62,000 कितनी है, 400। 27 की वैल्यू है 62,640 रुपये। समझ पाए, 27 की वैल्यू कितनी है, 62,640 रुपये। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, मेरी बात समझ पाए। 27 की वैल्यू 62,640 रुपये ही है। ठीक है, तो 27 दूनी 54, 27 दूना 54 यानी कितना बचेगा, भाग देना पड़ेगा ना। तो 27 दूना 54, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा आपका, और यहाँ 6। 27 तियाँ 81, जितनी बार ले जा रहे हैं लिखते जाइए। 27 तियाँ 81 यानी कितना बच रहा है, 4। फिर कितना आ जाएगा, 27 एकम 27, 27 एकम 27, एक बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना। 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो 14 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 7, और यहाँ कितना 1, 27, 170। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, कटना चाहिए ना। 62,640, 62,640, 25, 26, 27, कट क्यों नहीं रहा भाई। 27 दूनी 54, तो 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा 8 और 6, 27 तियाँ 81। ओहो गलती कर दी, यहाँ 5 होना चाहिए, और यहाँ कितना होगा, 27 दूना 54, गलती कर दी थी। तो कितने गुना है, कट गया, 2320। ठीक है, इतने ही गुना है, 2320। अच्छा 25 का इतने गुना कर लो आप, तो 25 का इतने गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का इतने गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, हाँ 25 से गुणा लगा दे, 0, 25 दूनी 50, हासिल 2, और 25 तियाँ 75, और 75 और 5 80, हासिल लग गई 8, 25 दूनी 50, और 50 और 8 कितना 58, 58,000 आ जाएगा।
ठीक है 58,000। लेकिन हमसे क्या कहा है, मूलधन बताना है ना। अच्छा ठीक है चलिए। अच्छा 50,000 इसमें से घटा दें। 50,000 यहाँ जितना था उसमें से 50,000 घटाकर 58,000 आया ना, तो कितना रहा होगा? तो यहाँ जितना भी रहा होगा उसमें 50,000 घटाया गया होगा, तब 58,000 बचा होगा। तो जोड़ डालो आप। तो 50,000 50,000 1 लाख वैसे ही हो गया, 8,000 एक्स्ट्रा, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 108,000। हो गई कि नहीं हो गई? बोलो समझ आया कि नहीं? ठीक है, उल्टा ही तो चल रहे हैं। तो अब अपने को क्या बताना, मूलधन बताना है। तो 27 चौका कितना होता है? आप ध्यान से देखो, 27 चौका होता है ना 108। पहाड़ याद कर डालो आप। 27 चौका 108, 400 गुना है तो 25 का 400 गुना, 25 चौके 100, 25 चौके 100 डबल जीरो और, तो फाइनली 10,000 रुपये क्या मूलधन था। ठीक है, 10,000 रुपये क्या मूलधन था। समझ आया? नोट कर लेंगे। तो उल्टा ही बैक चले आए। तो नोट कर लें आप, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 लाख रुपए अपना क्या मूलधन। अब तक तो आपको समझ आने लगा होगा चेन रूल। आप इस वीडियो को 2-2 बार देख लो, समझ पाए ना, क्योंकि मेथड समझना क्या बहुत ज़रूरी है। चेन रूल हमने पहले ही पढ़ा रखा है परसेंटेज में भी आपको, और फिर चेन रूल से यहाँ जो सवाल बनते हैं उन्हें भी करा दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, कहाँ गायब हो गया? हाँ देखिए अगला सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 8,454 रुपये की धनराशि 2 भागों में क्रमशः 13 वर्ष और 15 वर्ष के लिए क्या 12% CI की वार्षिक दर पर निवेशित की जाती है। यदि दोनों निवेशों से समान मिश्र धन प्राप्त होता है तो दोनों निवेशों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि 12% का मतलब कितना हो जाएगा? 12% का मतलब कितना होगा, बोलो आप। 12% का मतलब सर ना हो जाएगा 3/25, यही होगा कि नहीं? 3/25, 3/25 ये 12% का मतलब। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 13 वर्ष की बात कर रहा है ना, 13 वर्ष की बात करना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मूलधन का 25 और 3 कितना, 25 और 3 कितना 28, 28/25 और घात कितनी हो जाएगी 13। यही तो होगा 13 वर्ष का अमाउंट। समझ पाए? नहीं समझ आया? चेहरा देख के हमें लग रहा ए बराबर होता है P1 + R/100 की पावर क्या n। यही तो है अमाउंट, यही तो है अमाउंट ना। अगर ये अमाउंट है तो मूलधन कितना है नहीं पता, P1 मान लेते हैं, P1 मान लिया हमने। मूलधन कितना P1 मान लिया। अच्छा R/100, R/100 का मतलब हमने 3/25 ले लिया, तो 25 से कम 25 3 28 और टाइम कितना 13 साल। तो ये हो गया अमाउंट। ठीक, ये अमाउंट हो गया आपका। फिर आप ध्यान से समझो, फिर इसके बाद दूसरी जो 15 वर्ष के लिए 12% CI की वार्षिक दर पर निवेशित करता है। 2 भाग था, ये पहला हो गया। अब दूसरा भाग की बात करें। दूसरा भाग जो है वो 15% 15 वर्ष के लिए, तो दूसरे भाग को हमने P2 मान लिया उसी रेट से, यानी 28/25 की पावर कितनी 15। पावर कितनी 15। समझ पाए? तो अपने से क्या पूछा है बताइए। तब समान मिश्रधन प्राप्त होता है, तो समान मिश्रधन का मतलब ही है कि दोनों को बराबर करो आप। ठीक, तो दोनों निवेशकों के बीच का अंतर बताना है हमें, यानी P1 - P2 का अंतर बताना है। तो वो तो बात की बात है। पहले आप यहाँ ये देखो, यहाँ कितना है 13, यहाँ कितना है 15, यहाँ 13 यहाँ 15, कितना अंतर आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो ये कटने पे भी तो 2 आएगा। अरे 13 घात ये थी, 15 घात ये है, कट गई, कितना बचा 2 बचा। तो 2 बचा, यानी P1 से P2 का रेशियो कितना होगा? P1 से P2 का रेशियो होगा इसकी पावर 2, 28/25 की पावर 2, यही तो होगा। तो 28 का स्क्वायर निकाल लें, पावर 2 का मतलब 28 का स्क्वायर 784 और 25 का स्क्वायर 625। बोलिए सही है ना? सही है कि नहीं? ठीक है। अंतर भी आप ऐसे डायरेक्ट कर लिया करो सवाल ना। 13 घात काट ली हमने 15 घात में से, तो बची 2 ही घात बची,
2 ही घात तो बच रही हैं। और या तो फिर डिफरेंस देख लिया करो, डिफरेंस कितना है 2 का है तो हमें स्क्वायर ही करना है इसका। अच्छा अगर डिफरेंस 3 का होता तो क्यूब कर देते, अगर डिफरेंस 4 का होता तो 4 घात कर देते। ठीक है, तो मूलधन टोटल कितना है आप जोड़ डालो, ये 784, ये 625, अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 8 2 10 की 0 80 लेख 7 6 13 और 1 14, 1409 टोटल है। लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू 1409 नहीं है, सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 84 54, सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 84 54, 84 54। ठीक है, कितने गुना है, कितने गुना है ध्यान से देखो आप। अच्छा 9 से 6 में गुणा करा दे, 14 छंग 84, 6 गुना ही तो है, 6 गुना है यानी 1 का मान 6। तो हमसे डिफरेंस पूछा है तो अंतर कितने का आ रहा है, इसका अंतर कितना है, तो अंतर कितने का आ रहा भाई, तो यहाँ 1 और 2 12 में से 8 जाएगा कितना 4, 12 में से 8 जाएगा 4, उल्टा घटा दिया, 14 में से 5 जाएगा 9, 159 का अंतर है ना, 159 का ही तो अंतर है। 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ बच रहा आपका कितना 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 159। तो 159 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 159 गुणे 6, तो 6 9 54, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, बात नहीं बन रही, गुणा कराना ही पड़ेगा। 6 9 54, हासिल लग गई 5, 6 5 30 और 30 5 35, 54। अब बात बनेगी, हाँ बन गई, पहला ऑप्शन आ गया ना 954। ठीक है, समझ आया, नोट कर लो, समझ पाए क्या था। मिश्रधन दोनों क्या हैं बराबर हैं, इधर 13 वर्ष का मिश्रधन और इधर 13 साल का मिश्रधन, इधर 15 साल का मिश्रधन आपस में बराबर हैं। और राशियां क्या हैं, जितनी भी राशि थी वो अलग अलग उधार दी गई है, तो P1 P2 हमने मान ली, तो P1 से P2 का रेशियो बन गया, 13 घात थी 15 घात थी, 13 घातें कट गई, 2 घातें बची, तो 28 का 784, 25 का 625, ओवरऑल P1 P2 की वैल्यू 1409। और सवाल में कितनी 84 54, तो 1 का मान 6 है, 1 का मान 6 तो 159 का मान 6 गुना, और यही सवाल का क्या है आंसर है। समझ आया, ठीक है। एक शॉर्टकट बताते हैं, देखना आप, जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए आप रेट पे फोकस करना, आप रेट पे फोकस करना। रेट कितनी है 12% है ना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/25। ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में ही करेंगे। रेट 12% है तो 3/25, तो 3/25 यानी कि ये जो फैक्टर है वो कितना होगा 28/25 होगा कि नहीं होगा, जिससे गुणा लगाना है 28/25। अब आपको क्या करना है, एक आसान सा काम, दोनों वर्षों का डिफरेंस देखना है, लिखना कुछ नहीं है। तो एक 13 साल है और एक कितना है 5 साल, एक 13 साल है और एक 5 साल है, तो 13 साल और 5 साल, बस आप क्या करो P1 अनुपात P2, P1 अनुपात P2। 13 साल और 5 साल का अंतर है, तो 13 साल और 5 साल का टाइम 15 साल का टाइम है, 13 साल और 15 वर्ष का टाइम है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, तो बस इसका स्क्वायर करना ही रह गया है, 28 का स्क्वायर और क्या 25 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होगा 784 और 25 का स्क्वायर 625। समझ पाए, बस लग गया सवाल, बात तो वही है ना। तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। अगर अंतर 4 साल का होता तो हम यहाँ घात 4 कर देते, अगर अंतर 3 वर्ष का होता तो हम यहाँ क्या कर देते 3 कर देते। ठीक, चलिए चाहे कॉपी में आप ये बात नोट कर लो कि यदि गैप जो है 2 वर्ष का होगा तो पावर 2 रखेंगे, अगर गैप 3 वर्ष का है तो पावर 3 रखेंगे, अगर गैप 4 वर्ष का है तो पावर कितनी रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल, तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। कह रहा एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों जिनकी आयु 12 वर्ष और 16 वर्ष है के बैंक खातों में 1,34,470 रुपये क्या करता है जमा करता है। उसके 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है एक 16 साल का है, एक 12 साल का छोटा होगा 16 साल का बड़ा होगा, इतना जितना भी हो 12 16 2 बेटे हैं।
तो उनके नाम 1,34,470 रुपये क्या करता है, जमा कर देता है। दोनों के नाम अलग अलग नहीं, एक ही जमा किया। तो इस धनराशि को इस प्रकार निवेशित करता है कि 20% CI की वार्षिक दर पर दोनों पुत्रों की 21 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान मिश्रधन प्राप्त होता है। जब वो 21 वर्ष के हो जाते हैं तो उसका अमाउंट छोटू का और बड़े वाले का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, छोटे और बड़े का क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हमसे कह रहा है कि छोटे बेटे का भाग ज्ञात कीजिए। किसका भाग ज्ञात करना है, छोटे बेटे का। समझो, ध्यान से समझिए। तो ये हो गया उसका छोटा बेटा और ये हो गया उसका, तो एक बेटा उसका छोटा है, एक बड़ा है। तो ये छोटा बेटा हो गया और ये बड़ा बेटा हो गया। ठीक है, एक छोटा बेटा हो गया, एक बड़ा हो गया। तो छोटा कितने साल का है, 12 साल का है। छोटा जो है 12 वर्ष का है और बड़ा जो है 16 वर्ष का है। और इनको पैसे तो तब मिलेंगे जब ये दोनों 21 वर्ष के हो जाएंगे। ये भी 21 वर्ष का हो जाएगा, ये भी 21 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका धन कितने साल तक ब्याज कमाएगा, इसका धन सरना 16 और 1, 16 4 1 5 वर्ष, 5 वर्ष तक ब्याज कमाएगा ना बैंक में। इसको उस धन पर इसका जितना भी पार्ट होगा 5 साल तक ब्याज मिलेगा। चलिए, अच्छा इधर समझो आप, 12 और 21 का डिफरेंस कितना है, 9 वर्ष है। तो यानी छोटे वाले को 9 वर्ष तक ब्याज मिलेगा बैंक के अंदर, मिलेगा ना। बात समझ पाए, छोटे वाले को 9 साल तक ब्याज मिलेगा बैंक के अंदर और बड़े वाले को 5 साल तक। ठीक, हालांकि इसको पहले मिल जाएगा, इसको धन पहले मिल जाएगा, ये जल्दी बड़ा हो गया, उसको बाद में मिलेगा। अब आप ये बताओ सबसे कम ब्याज किसको मिलेगा, सर ना जिसका धन बैंक में कम टाइम के लिए रहेगा उसी को ही सबसे कम ब्याज मिलेगा, और जिसका धन बैंक में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा उसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है, समझ पाए, थ्योरी में पढ़ाया भी था। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे रेट कितनी है, 20% है। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब हो जाएगा 5:6। 20% का मतलब 5:6 मूलधन से मिश्रधन। ठीक है, 5:6। अब यहाँ पे वर्ष का अंतर देखो आप कितना है, सर यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, यहाँ 9 है यहाँ 5 है, 4 साल का अंतर है। तो पावर कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे। पावर कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे। समझ पाए बात को। ठीक है, तो मिश्रधन हो गए, ये छोटे वाले का होगा और ये बड़े वाले का होगा। ठीक है, तो अब आप निकालो इसको, 5 25 पंचे कितना हो जाएगा, 5 25 और 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 625 और 36 गुणे 36 कितना होगा, 1296। 36 गुणे 36 कितना होगा, 1296। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, तो हमसे ये पूछा है कि 21 छोटे बेटे का भाग बताइए। तो छोटे बेटे का भाग बताइए, तो इसका 625 और इसका 1296 टोटल अगर हम कर दें तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1 और 6 2 8 और 1 9, 1921। और 1921 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1,34,000। 1,34,000 कितना, 470। 1,34,700 470। ठीक है, 400 कितना, 70। अब हमें छोटे का भाग बताना, यानी 625 की वैल्यू निकालनी। तो 625 का मान कितना होगा, 13470 बटे 1921 गुणे कितना, 625 है ना। इसी का मान निकाल लेंगे। तो गुणा तो करना नहीं चाहते, इतना बड़ा भाग नहीं देना चाहते, चलो छोड़ो आप। अच्छा, यहाँ पे 0 तो आना तय है, कैसे, इसके लास्ट में 0 है। अगर यहाँ 0 आएगा, ठीक है, 10 से गुणा होगा। फिर 1 से 7 कैसे बनेगा, सर 7 से गुणा करा दो, हो गई कैलकुलेशन। 0 तो आएगा ही आएगा, फिर 1 से 7 कैसे बन पाएगा, 7 से गुणा करा दे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 9 63 64
और 7 एकम 7 और 6 13 कट गया। कितनी बार में? 70 बार में। तो 70 बार में कट गया तो कितना आ गया? 70 गुणे 625। 70 गुणे कितना? 625। गुणा करा लो, 0 चिपका दो, 7 पच्चे 35 की 5, हासिल लग गई 3, 7 दूनी 14 और 14 3 17। 750 लास्ट में है किसी के? हाँ, 43,750 रुपये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, 43,750 रुपये क्या हो गया? आंसर। समझ पाए? नोट कर लेंगे। अगर आप लगाना चाहते ना तो यहाँ P1 मानते, P1 से P2 का रेशियो यही आएगा, P1 से P2 का रेशियो यही आएगा। P1 मानोगे आप, P1 मानोगे और 5% कितना है? 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 6/5 करोगे, उसकी घात कितनी? 9। फिर उधर ले जाओगे आप, उधर भी करोगे P2 इंटू 6/5, उसकी घात कितनी? 5। समझ गए ना? तो इससे अच्छा अभी हमने शॉर्टकट बताया था ना कि रेशियो ले लो, रेशियो ले लो। तो रेशियो लेने के बाद अंतर कितने का? 9 वर्ष इधर है, 5 वर्ष इधर है, 9 वर्ष इधर है, 5 वर्ष इधर, तो 4, तो 4 घात कर देंगे, तो अमाउंट आ गया इन लोगों का। मतलब इसका भाग 625, इसका भाग 1296, टोटल भाग 1921। सवाल के हिसाब से 1,34,470। तो 625 यानी छोटे का पूछा है, छोटू का, तो छोटू का 625 है, तो 625 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल लेके आते हैं, कौन सा है? हाँ, अगला सवाल देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिया है, सवाल आ गया ना आपके सामने। 13वें वर्ष का CI 1024 हो तो 10वें वर्ष का CI ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 14.2/7% है। सवाल समझो आप, ये नहीं कह रहा है कि 13 वर्ष का CI, ये कह रहा है कि 13वें वर्ष का CI, यानी पर्टिकुलर वर्ष का क्या? CI। तो एक पर्टिकुलर वर्ष का CI, किसी पर्टिकुलर वर्ष का CI हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ष का CI हमेशा किस में आगे बढ़ता है? गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ता है। तो यहाँ 13वें वर्ष का CI 1024 है, तो 8वें वर्ष का CI हमें बताना है, सॉरी 10वें वर्ष का, 10वें वर्ष का CI हमें बताना है। तो ये हो गया 10वां वर्ष, और ये आपका हो गया 11वां वर्ष, और ये आपका हो गया 12वां वर्ष, और ये आपका हो गया 13वां वर्ष। 10 3 13। देखिए, अगर हम रोमन अंक लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वर्ष का CI लिख रहे हैं। अगर हमने नंबर्स लिखे तो आप ये समझ लेना कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? सर ना, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का भी ब्याज ऐड होगा, और अगर आप बोल रहे हो कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप ये कहना चाहते हो कि केवल और केवल पर्टिकुलर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल की बात ही नहीं की आपने, मतलब पहले साल को छोड़ दिया। समझ पाए? तो सेम ऐसे। तो 13वें वर्ष का CI अपने को दे रखा है कितना? 1024। 13 साल का CI कितना दे रखा, सॉरी 13वें वर्ष का CI कितना दे रखा है? 1024, और रेट दे रखी है यहाँ पे कितनी? कहाँ गए? 14.2/7%। तो पूरा परसेंटेज पढ़ लिया, 15 लेक्चर आपने, और 14.2/7% का मतलब कितना होता है? 1/7 होता है। 14.2/7% का मतलब 1/7। तो यानी हर साल किस फैक्टर से ये धन आगे बढ़ता चला जा रहा है? 8/7 से बढ़ रहा है सर। यहाँ भी 8/7 से, यहाँ भी 8/7 से, और यहाँ भी 8/7 से बढ़ रहा है। ठीक है, हर साल ये 8/7 से क्या होता जा रहा है? गुना होता चला जा रहा है। समझ पाए इस बात को? हर साल ये 8/7 से क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो 8/7 से गुना हो रहा है, तो हमें 10वें वर्ष का बताना है। कितने का बताना है? 10वें वर्ष का। तो अपने ऑप्शन, रेट बतानी है क्या? नहीं, मूलधन नहीं बताना है। तो आप ध्यान से देखो, तो 10वें वर्ष का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 10वें वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप ये बताओ कि
कि इसमें कितनी बारी गुणा होगा। सर 8/7 गुणे 8/7 गुणे 8/7 तब जाकर 1024 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 8/7 का क्या क्यूब कर दें हम, 8/7 का क्या कर दें, 8/7 का क्यूब कर दें और इक्वल 1020 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। ठीक है, तो 8/7 का क्यूब, तो 8/7 का क्यूब का मतलब ये हुआ कि 8 का क्यूब आपका होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो 512 से ये कट जाएगा 2 बार में, 512 से ये कट जाएगा 2 बार में और 343 का गुना हो जाएगा 2 में, यानी 343 × 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, आप यूनिट डिजिट मैच करा सकते हो, आंसर आ चुका है 686 और बहुत बड़ा गुणा भी नहीं था। समझ आई बात। तो हर साल ये 8 कितना होगा 7। अरे ये फैक्टर है, कहाँ से आया फैक्टर, देखिए अपना ये होता है 1 + r/100 होता है ना। तो r की जगह जब आप ये रखोगे तो 1/7 7 और 1 8, इसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो इसीलिए 8/7 फिर 8/7 फिर 8/7। किसी पर्टिकुलर वर्ष का CI हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आगे बढ़ता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ष का CI हमेशा गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही आगे क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, तो यहाँ 10वें का चाहिए हमें, अगर आपको 10वें का चाहिए तो 8/7 गुणे 8/7 गुणे 8/7 यानी 512/343 तब इक्वल आएगा ना 1020। तो फिर CI कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर 10वें वर्ष का CI कितना होगा 686। समझ पाए। अगर हम पूछते पर्टिकुलर 11वें वर्ष का, वो भी आप निकाल देते, आप बोल देते सर 64/49 निकल जाता ना, लगा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। तो आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं। क्या? अच्छा क्वेश्चन दिखाई दें, ध्यान से देखो आप सवाल अगला। तो क्वेश्चन आप देख लो तभी आपके बात समझ में आएगी। सवाल ये दिया है कि 40,000 रुपये के धन का 2 वर्ष का SI और CI का अंतर 484 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा ऐसे सवाल पीछे लगा चुके हैं हम लोग, ऐसे सवाल पीछे लगा चुके हैं, लेकिन अच्छा 2 साल के CI तथा SI का अंतर कितना होता है? सर 2 साल के CI तथा SI का अंतर होता है r²/100, डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ष CI और 2 वर्ष SI। ठीक है, समझ गए ना, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड 2 साल के CI और SI का अंतर कितना होता है, कितना r/100%। समझ पाए। तो रेट दी होती तो इससे सवाल लग गया होता आसानी से। ठीक है, जैसे 10% रेट दी होती तो 10×100, 1% का मान इतना, 100% का मान इतना। ठीक, लेकिन यहाँ रेट नहीं दी है तो कैसे लगाओगे आप सवाल? अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, यहाँ रेट नहीं दे रखी है तो सवाल कैसे लगेगा? ठीक है, तो ट्री मेथड का यूज कर लें। तो टोटल कितना दे रखा है, टोटल धन कितना दे रखा है 40,000 रुपये। ठीक, तो टोटल धन दे रखा है 40,000 रुपये। कितना दे रखा है 40,000। समझ पाए। और रेट को हमने कुछ देर के लिए मान लिया r%। अब आप सोच रहे होगे सर बहुत बड़ा 40,000 लिख दिया आप। हाँ, बहुत बड़ा 40,000 लिख दिया। रेट को हमने कितना मान लिया, r% मान लिया। आप बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा ट्री मेथड से। ठीक है, वृक्ष विधि से पहले साल कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, ट्री मेथड से पहले साल कितना ब्याज मिलेगा। आप देखो, अगर यहाँ 10% होता तो आप तुरंत बोल देते सर पहले साल ना 4,000 ब्याज मिलेगा ना, लेकिन यहाँ 10% नहीं है, r% है, तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, तो r/100। जब 40,000 का r/100 आप निकालोगे तो 2 जीरो तो कट जाने हैं, 2 जीरो तो कट जाने हैं, तो बचेगा क्या 400r, ये ब्याज मिलेगा। बोलिए मिलेगा ना। ठीक है, दूसरे साल कितना मिलेगा, आप कहोगे दूसरे साल भी 400r मिलेगा, यही तो है ट्री मेथड।
लेकिन इससे पहले एक ब्याज है तो इस पे भी R% की दर से क्या हमें ब्याज मिलेगा। तो R% की दर से इस पे कितना ब्याज होगा। तो जब आप इसका R/100 निकालोगे ना, जब आप इसका R/100 निकालोगे तो R से R में गुणा होगा R², 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4R²। क्या आ जाएगा 4R²। समझ पाए, ठीक। अब बात करें हम, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है 2 साल का SI, ठीक है, 2 साल का SI, और ये होता है आपका 2 साल का क्या CI, ठीक। अब 2 साल के CI में से हम 2 साल का SI घटा दें तो यही तो अंतर है कि नहीं है, यही तो अंतर है, यही तो डिफरेंस है 2 साल के CI तथा SI का अंतर, यानी 4R² इक्वल कितना दे रखा है 484। 4R² इक्वल 484, तो 4 से आप इसको काट दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, R² की वैल्यू 121, तो R की वैल्यू सर 11% आ गई। R की वैल्यू क्या 11 और R% माना था तो 11% हो गया कि नहीं। समझ आया, ठीक है, समझ पाए। तो ये था क्या प्रॉपर मेथड, डिटेल में आपको समझाया। अब यहाँ से हम एक फार्मूला निकाल लेंगे। क्यों फार्मूला निकाल लेंगे, हो सकता है कि कहीं ज़रूरत ही पड़ जाए उसकी, ठीक। तो किताबों में एक फार्मूला दिया रहता, वो फार्मूला कैसे आएगा, ध्यान से सुनो, इसे आप उतारो, बहुत अच्छा सा फार्मूला है, देखो आप। हमने माना, इसे लिख जरूर लेना आप, माना मूलधन, माना प्रिंसिपल, हिंदी में लिख दें, मूलधन P, रेट आपकी R%, प्रिंसिपल P और रेट मान ली R%, तो हमें निकालना डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स ऑफ CI, 2 ईयर्स ऑफ SI, ठीक है। तो हमें निकालना डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स ऑफ CI और 2 ईयर्स ऑफ SI। आप मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक। अगर मूलधन P है तो R% की दर से पहले साल कितना ब्याज मिलेगा। सर अगर मूलधन P है ना, सर अगर मूलधन P है तो जब R% से आप ब्याज लोगे तो R/100 यानी कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा PR क्या 100। बोलो समझ आया कि नहीं आया। यहाँ अगर 1000 होता तो 10% होता तो कितना ब्याज मिलता, 100 मिलता ना। तो वैसे ही तो निकाला है, अगर यहाँ 1000 होता तो 1000 कैसे लिखते, 100 कैसे निकल के आता। सर 1000 का निकालते 10/100, तभी तो 100 बनता कि नहीं। तो अगर P लिख रखा है तो उसका अगर आप R% निकालोगे तो P × R/100, तो ये पहले साल का साधारण ब्याज हो गया, है ना। अच्छा दूसरे साल भी इतना ही ब्याज रहेगा, दूसरे साल भी इतना ही ब्याज रहेगा ना। लेकिन दूसरे साल से पहले एक और ब्याज है, तो ब्याज पर ब्याज लगना यही होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो PR/100 पे R% की रेट से फिर ब्याज लगेगा। अच्छा PR/100 पर R% की रेट से अगर आपको फिर ब्याज लगेगा तो यानी गुणे हो जाएगा क्या R/100, है ना। तो यानी इस बात को ऐसे ना लिख दिया जाए कि P × R/100 का क्या होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब आप PR/100 पे R% की दर से ब्याज निकालोगे तो ये लिख सकते हैं ना PR/100 का होल स्क्वायर, समझाया हमने ऊपर, लिख सकते हैं। अरे R/100 यहाँ भी, R/100 यहाँ भी, तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। और यही चीज़ अपना क्या है, यही चीज़ क्या है सर, यही तो है 2 साल के CI और SI का अंतर। और यही फार्मूला किताबों में दे रखा है कि अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटे 100 की पावर क्या 2, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, 2 ईयर्स ऑफ CI, 2 ईयर्स ऑफ SI, ठीक है, बराबर क्या होगा मूलधन गुणे रेट बटे 100 की पावर 2 और चिपका लो, ठीक है। तो विद डिटेल आपको हमने समझा दिया कहाँ से आया, आप इसे नोट कर लो, ठीक। इसे नोट कर लीजिए, फिर एक अगला सवाल देखते हैं। गला सूख गया चिल्ला के, नोट करिए।
हाँ जी, आगे बढ़े। तो सवाल ये सामने लिखा हुआ है, अब बोलो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अभी बताया हमने, मूलधन 25,200 रुपये के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 700 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए। रेट पूछा है ना, तो इसे ऐसे लगा सकते हैं। अंतर कितना है? 700 रुपये। अंतर बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 25,200। मूलधन 25,200 गुणे R/100 की पावर कितनी? 2। R/100 की पावर कितनी? 2। ठीक है, समझ आया? 0000 क्या कर दोगे आप? काट दोगे। 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, कट जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर? ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, और ये नीचे आ जाएगा 36 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 10 बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 10 बटा कितना आ जाएगा? 6। और 10/6 का मतलब क्या होता है? रेट आ रही है कि नहीं? कहीं गलती कर दी क्या हमने? ऑप्शन कहाँ गए भैया इसके? हाँ, ओहो, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ऑप्शन, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा। सवाल क्या है? चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन आप मिला लेना, क्या बनेगा। ठीक है, ठीक, एक बार फिर से समझा रहे थे, देखिए फिर से समझ लो आप। ऑप्शन मेरे पास नहीं है। देखिए, मूलधन कितना दिया है अभी हमने समझाया कि CI 2 साल माइनस SI 2 साल P इंटू R/100 की पावर 2। ठीक है, तो CI 2 साल SI 2 साल का डिफरेंस कितना दिया सवाल में? 700 दिया है, डिफरेंस है 700। 700 है ना डिफरेंस, और बटे अगर आप इसको लगा दोगे नीचे P को, तो P का मान कितना है? 25200 है ना, और बराबर कितना हो जाएगा आपका? R/100। R/100 की पावर 2 अगर उधर है तो फिर इधर वर्गमूल हो जाएगा कि नहीं? वो पावर 2 उठ के इधर चली आएगी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 7 से अगर हम इसे काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना? 21, और 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, यानी 1/36 का वर्गमूल कितना आएगा? 1/6 आएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? R/100। बोलो सही है? सही है सर। ठीक है, तो R बराबर कितना निकल के आएगा? R बराबर निकल के आएगा 100/6, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं 50/3, या फिर ये भी लिख सकते हैं 16 3 48 2 50, 16 सही 2/3%। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो इतना सब बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अंतर ऊपर लिखना, उसके नीचे क्या लिखना है हमें, मूलधन, और बस क्या स्क्वायर रूट निकाल देना। ठीक है, बस क्या कर देना, स्क्वायर रूट निकाल देना। समझ पाए? तो ऑप्शन जो भी हो आप लगा लेना। ठीक, चलिए, टेक केयर, बाय बाय। आप क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।